सो गुड मॉर्निंग ऑल. शेवटचे मला वाटतं दोन सेशनला मी नव्हतो. लास्ट टाइम आय थिंक इट वॉज अ हॉलिडे आणि त्याच्या मागच्याला आय वॉज नॉट अवेलेबल. सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ अ न्यू टॉपिक that is various refrigeration system. We have seen we are using refrigeration mainly for two purposes. One is for comfort of human being and second is for the storage of food products. It can be food product, it can be clothing, it can be other things also. So today we are going to study various refrigeration system. Those are running into the field. So maybe you may be dealing with normally with a air conditioner only, but there are several systems. Those are used in various applications. हम लोग जो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, सही मायने में ये कहा जाए तो रोटी बनाने के लिए या कोई भी फूड के लिए रेफ्रिजरेशन जरूरी है. वैसे कपड़े के लिए, कपड़ा बनाने के लिए भी आपको रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जरूरी है. और मकान के लिए तो हम लोग देखते हैं कि वी आर नॉर्मली यूजिंग एयर कंडीशनर टू कीप द रूम कूल. सो रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों के लिए हम लोग को रेफ्रिजरेशन सिस्टम जरूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी how much and what applications are there. I'm trying maximum application, but if anything is skipped, you can remind me. Okay, no problem as such. Okay, so let us start with the domestic refrigerator. Domestic refrigerator जो रहता है हम लोग नॉर्मली, अभी तो it has become a necessary. तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आप सब लोगों ने देखा होगा. कोई भी हम लोग सिस्टम स्टडी करेंगे तो उसके चार जो मेन पार्ट्स है सिस्टम के. फर्स्ट इज द कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर. सो रेफ्रिजरेटर सबने देखा हुआ है, हाँ या ना? आपके माइक्स ऑन कर दो. हेलो. यस सर. यस सर. तो रेफ्रिजरेटर का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर? बताइए. व्हाट इज द एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन टेम्परेचर बोलो या पर्पस बोलो फॉर द रेफ्रिजरेटर. जो भी हमारा स्टोरेज है उसको सेफ रखे. बराबर है. उसमें जो भी हम लोग, जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फूड है, व्हाट एवर इटेबल्स आर देयर, वी कैन से इन शॉर्ट, जो भी खाने की चीजें है, नॉर्मली हम लोग खाने की चीजें ही रखते हैं रेफ्रिजरेटर में. एम आई करेक्ट? उसमें नॉर्मली ऐसा कोई चीज रहता नहीं. लेट इट कैन बी अ वाइन, इट कैन बी अ ब्रांडी, इट कैन बी वेजिटेबल्स, इट कैन बी जो कल का रात का बचा हुआ खाना है वो हम लोग रख सकते हैं. इट कैन बी ड्राई फ्रूट्स. सो वॉट एवर, I mean 99.99% we are putting eatables inside the refrigerator. So that is one purpose. Second purpose is that we want a ice. हमको घर के लिए जो भी आइस चाहिए, मे बी इट मे बी यूज फॉर एनी पर्पस. जब भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी लग गया हाथ को, कोई खरोच चाहिए तो भी लोग आइस लगाते हैं. जल गया कोई, समझो जो भी महिलाएं घर में खाना बना रही है, कभी कुछ उनको ये लग गया, गर्मी मुझे चटका लग गया, तो इट कैन बी क्योर्ड इमीडिएटली. मे बी देयर आर पीपल हु आर हैविंग अ ड्रिंक्स एट द होम, दे वुड लाइक टू हैव अ रेफ्रिजरेटर, दिस वन आइस आल्सो. कोल्ड ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं, उसमें आइस लगता है. फिर समर के दिन में हम लोग जब भी घर में कुल्फी बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, जो भी है, तो आइस भी जरूरी है. तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज आल्सो टू मेक आइस. So अगर आइस बनाना है तो what should be the temperature of that particular box or evaporator, or inside the evaporator what should be the temperature? हेलो. अभी आपको क्या है ना, आपने जवाब देना है और मैंने उसको करेक्ट या इनकरेक्ट बोलना है. What should be the temperature of the evaporator? जहाँ पे आइस बनता है वहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? माइनस. बोलिए. 2 or 3.
नहीं, आइस कभी बनता है? हम सब Minus लोगों ने स्टडी किया हुआ है, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस एट व्हाट टेम्परेचर? below 0 degree. 0 degree. 0 degree. No, 0 degree is the correct answer, not below 0. It will get converted to ice at 0 degree sharp. Okay. तो हम लोग को आइस बनाना है, तो अभी जो आइस बनेंगे अभी 0 डिग्री पे रहेगा, तो क्या होगा, 0 डिग्री से थोड़ा सा 0.5 प्लस भी हो गया तो फिर से उसका पानी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना? तो हम लोग को क्या करना है, रफली -3 डिग्री का आइस बनाना है, ताकि वो आइस आइस रहे, बराबर है ना? तो उसके लिए हम लोग को जो टेम्परेचर है अंदर, इट शुड बी अराउंड -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इवापोरेटर का जो बॉक्स रहता है, आपने देखा उसके ऊपर ढक्कन भी रहता है, ओके, इट इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड दैट ढक्कन इज मोर इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है, रेफ्रिजरेटर अगर पुराना हो गया तो वो ढक्कन निकल गया तो लोग उसको लगाते नहीं, but as an AC engineer you should know what is the importance of that ढक्कन, because that is going to separate out other refrigerator part from that evaporator. नहीं तो क्या होगा, it will try to maintain the whole refrigerator temperature at -8 degree and the compressor will go on running and it will unnecessarily increase your MECB bill. So always keep in mind that there should be a cover on the evaporator of the refrigerator. Let it be of any make. Okay, let it be of any make. जरूरी नहीं कि गोदरेज का अच्छा रहेगा, केल्विन का खराब रहेगा. See, there is as such, ये जो हमारे दिमाग में है कि ये फ्रिज अच्छा है, ये फ्रिज खराब है. Actually, in practical sense, no company will make refrigerator to fail. आप ये चीज ध्यान रखो, ये हमारी सोच है कि गोदरेज का अच्छा है, केल्विनेटर का खराब है, जो भी आई मीन, नो ब्रांड इज डिफेक्टिव, नथिंग इज, नोबडी मेक्स इट टू फेल. खाली ये हमारी सोच है, या मार्केट का थोड़ा सा ये है कि भैया मार्केट में एक आधा प्रोडक्ट बहुत चलता है तो हम लोग बोलते हैं वो अच्छा है. ओके, तो ऐसा कुछ रहता नहीं. एवरीबडी विल मेक इट नॉट टू फेल. एनी प्रोडक्ट व्हाट एवर दे मेक, दे विल सी दैट इट डजंट फेल. किसको अच्छा लगेगा पूरा इन्वेस्टमेंट करके खराब प्रोडक्ट बनाएगा क्या कोई? ऐसा आपको लगता है क्या? Will anybody make it by investing so much of the money in the plant, in the people, in the technology, and they will try to make खराब product? तो खराब ऐसा कोई रहता नहीं. हर एक आदमी का अपना अपना तजुर्बा रहता है and he will give the remark. बहुत बार ऐसा होता है ना, हमने देखा है ना, मर्सिडीज बेंज गाड़ी हमने लिया और वो खराब रास्ते पे अगर चलाएंगे उसको, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द आउटपुट. जो मर्सिडीज बेंज का बैठने का जो आपका जो ये है, मतलब अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो कभी आएगा जब आप उसको एक्सप्रेस हाईवे पे चलाएंगे, 150 160 पे चलाएंगे, देन यू विल हैव अ गुड फील ऑफ द मर्सिडीज बेंज. लेकिन आपने मर्सिडीज बेंज लिया और उसको खराब रास्ते पे चलाएगा तो क्या होगा, आप रास्ते को खराब नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, गाड़ी खराब है. वैसा हर एक आदमी जो है, जिसको जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस कैसा आता है, उसके हिसाब से वो बंदा उसको अच्छा या बुरा कहता है. और बहुत बार ऐसा होता है जिसको उसमें से कुछ समझता नहीं ना, अपना ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसको उसमें से उसको कुछ समझता नहीं ना, ऐसा ही आदमी रिमार्क देके खराब हो जाता है, मतलब बाजू में हो जाता है. अभी डाइकिन का एयर कंडीशनर, यू ऑल पीपल नो डाइकिन इज अ जापान ब्रांड. ओके, दे आर मोस्ट क्वालिटी कॉन्शियस पीपल इन द वर्ल्ड. आप सब लोग जानते हैं, अगर क्वालिटी का नाम लिया जाए तो जापान का नाम पहला आता है. इट लेट इट बी एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द जापान. But there are people who are blaming the Daikin brand. Why? Because they have got a good brand air conditioner with them, but the person who has installed that AC or who has made the erection of that particular equipment has made some fault, and because of that product is not able to give them the 100% output. तो वो बंदे को वो लोग बोलते नहीं, वो बोलते हैं कि कंपनी का मशीन खराब है. So always you remember, whenever anybody says ये खराब है, तो just try to go to the root of that particular remark. बंदे ने खराब काम किया. जैसा मैं लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, यॉर्क जैसा ब्रांड जो नंबर 2 ब्रांड है दुनिया में, not in only in India, it is the number 2 brand in whole world, and that particular ductable air conditioner were not properly installed by our local fellow in Nasik. And that company started blaming your company. So this should not happen. तो आप हमेशा ध्यान रखिए,
अपने लिए कोई ब्रांड अच्छा या कोई ब्रांड बुरा नहीं, सब ब्रांड हमारे लिए अच्छे हैं. एज एन एयर कंडीशनर इंजीनियर वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ब्रांड्स. ओके, ओनिडा का ब्रांड, ओनिडा के लास्ट मंथ वी हैपन टू इंस्टॉल ओनिडा स्प्लिट एयर कंडीशनर्स. दोज आर आल्सो गुड एयर कंडीशनर्स. उनका सबसे गुड क्या था कि उनका जो स्प्लिट एसी में जो इंडोर से जो पाइप निकलता है, they had made in a such way that it can be bent by your own hand. You don't require any mechanical bender or spring bender to take that bend that particular outlet from the indoor unit. तो ऐसा हर एक का अपना अपना प्लस पॉइंट रहता है, कुछ माइनस पॉइंट रहता है, बट नो ब्रांड इज खराब. यह आपने ध्यान में रखिए, कोई भी एयर कंडीशनर खराब नहीं रहता. ओके, सो वी वेर एट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. तो रेफ्रिजरेटर में क्या रहना चाहिए? देयर आर मेनली 3 पार्ट्स इन द रेफ्रिजरेटर. आपने अगर गौर से देखा नहीं होगा तो आज जाके फिर से गौर से देखिए. वन इज वेयर द आइस इज मेड, और जो इवापोरेटर है वो. उसके बाद में मिडल पार्ट रहता है जहाँ पे हम लोग सब मिल्क रखते हैं, जो भी खाने की चीजें वो रखते हैं. और सबसे लास्ट में रहता है क्रिस्पर बॉक्स, इसमें हम लोग नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल रखते हैं. ओके, तो अगेन दैट बॉक्स शुड हैव, इट इज कैरिंग वन ग्लास टॉप. अगर आपने देखा तो उसके ऊपर ग्लास का कवर रहता है. ग्लास का रहेगा या प्लास्टिक का रहेगा, एज मे बी इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर, बट नॉर्मली इट इज ऑफ ग्लास ओनली. सो वो कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो कवर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो भी सब्जियां है, इफ दे आर एक्सपोज टू द रेफ्रिजरेटर, तो देयर विल बी मॉइस्चर कंटेंट जो है उनका कम हो जाएगा, सब्जियां सूखने लगेगी. क्योंकि सब्जियां जो रखना है, सो यू शुड बी एबल टू कीप दो सब्जियां एट 6 डिग्री टेम्परेचर, 6 to 8 डिग्री. ओके, आपका अगर उसका कवर नहीं है तो आपका वो टेम्परेचर हो जाएगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड. मिडल पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर विल बी अप्रोक्सीमेटली +2 to +4 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर उसको सब्जियां एक्सपोज हो जाती है, इफ द कवर इज नॉट देयर ऑन अ क्रिस्पर बॉक्स, ऑल सब्जियां आपकी जो है वो खराब होने लगेगी. क्योंकि उसमें से जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो निकलने लगेगा. आपने कभी गौर किया तो देखिए, एक आधा दिन उसका कवर निकाल के देखिए, पूरी सब्जियां खराब हो जाती है, क्योंकि यू आर ओवर कूलिंग द सब्जियां. ओके, तो इसके लिए आपको जो क्रिस्पर बॉक्स का कवर है वो हमेशा रहना चाहिए. और जो भी आपके वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें वाटर कंटेंट है, तो वो सब चीज आपने, टोमेटो है, आपकी भिंडीज है, जो भी ग्रीन सब्जी है, जो भी आप ले रहे, जो भी जैसे पालक है, ये सब जो सब्जी है अगर आपको रेफ्रिजरेटर में रखनी है तो क्रिस्पर बॉक्स में ही रखनी है. ओके, पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी अ सिंगल रेफ्रिजरेटर व्हिच वाज कैरिंग कंडेंसर बैक साइड. वो जाली रहती थी कंडेंसर की. आप लोगों ने शायद देखा है, नहीं देखा है मालूम नहीं, बट पुराने जो भी रेफ्रिजरेटर है 165 लीटर was the standard size that time. Then the people came into the market with the two door refrigerator, जिसमें से ऊपर का जो पार्ट है उसमें पूरा आइस बनेगा और नीचे के पार्ट में पूरा आपका रेफ्रिजरेटर रहेगा और क्रिस्पर बॉक्स रहेगा. उसका फिर कंडेंसर क्या करने लगे, वो स्किन कंडेंसर यूज करने लगे. जो भी साइड की बॉडी है रेफ्रिजरेटर की, आपने देखा होगा अभी, तो यू विल फील, ये रेफ्रिजरेटर है मान लो, ये डोर है, तो ये जो है इसके अंदर आपके कंडेंसर घुमा रहते हैं दोनों बाजू. सो यू विल सी कि पहले हमारा कंडेंसर खुला रहता था, तो खुला रहने से क्या होता था, उसका जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत अच्छी तरीके से होता था. ओके, एंड इफ यू गो बैक, सो यू विल फाइंड कंपनी यूज्ड टू गिव 7 years वारंटी ऑन अ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर. ओके, अभी आजकल शायद 5 साल की देती है, अभी मालूम नहीं अभी व्हाट इज द लेटेस्ट, बट दे हैव रिड्यूस्ड. बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन दे पुट द स्किन कंडेंसर लाइक दिस इनसाइड द साइड वाला जो पैनल है उसके अंदर है, तो वहां पे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो है ना उसकी सही तरीके से हो नहीं पाती. सो अगर हीट ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हुई तो यू आर सफरिंग ऑन द कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर. जो भी रेफ्रिजरेटर का कूलिंग है वो हो नहीं पाएगा. अगर रेफ्रिजरेटर का कूलिंग कैपेसिटी कम हो गया तो क्या होगा, योर रनिंग टाइम विल गेट इंक्रीज्ड. अगर आपका रनिंग टाइम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपका बिल जो है रेफ्रिजरेटर का
जो भी है वो आपका बढ़ जाएगा. So always, if possible, I will advise you, if you are buying a new refrigerator, अगर आपके घर में है तो अभी उसको नहीं कुछ कर सकते, but अगर न्यू रेफ्रिजरेटर लेना है तो always you should buy a refrigerator which is carrying condenser backs at back side, जो जाली रहता है ना, क्या भले वो आपको दिखने में खराब दिखे, ओके, क्योंकि आजकल वो इसका ज्यादा फैड हो गया कि वो एकदम ये दिखना चाहिए, लेकिन अपने को वो इक्विपमेंट का लाइफ के बारे में पहले सोचना चाहिए. अगर आपने देखा, इफ यू रिमेम्बर, बिकॉज आई स्टिल वी डू द कैरी आउट द रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, देर आर रेफ्रिजरेटर्स इन द मार्केट विच आर रनिंग मोर देन 40 years, मोर देन 40 years, 40. एक जो बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, क्या है उसका नाम, एक जनरेशन के लिए वो रेफ्रिजरेटर यूज हुआ है. ओके, केल्विनेटर जैसा एक, अगर आपको याद रहेगा, केल्विनेटर का ऐसा कछुए जैसा कंप्रेसर हुआ करता था. ओके, इट वाज अ स्लो स्पीड कंप्रेसर एंड केल्विनेटर के रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है. आई हैव सीन दोज रेफ्रिजरेटर हैज रन फॉर मोर देन 40 years. लाइक गोदरेज आल्सो, गोदरेज के जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स है, दे हैव आल्सो रन, आई हैव सीन इट इज ऑफ 35 years. वो फ्रिज चलते थे एक जगह पे. और आजकल आप अगर फ्रिज लेते हो तो आपको नॉट मोर देन 3 years इट विल गिव यू द लाइफ. 3 साल के बाद, और अभी आपको मालूम है कि चूना ले दो और नया ले लो, तो आजकल पब्लिक क्या करती है, वो रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने के चक्कर में कोई पड़ता नहीं. क्या जूना दे दिया, उसका 2-5 हजार रुपए उन्होंने पकड़ लिया, नया 20 हजार का रेफ्रिजरेटर लिया, काम खत्म. फिर उसका वारंटी रहेगा 2 साल का, 3 साल का, जो भी है मतलब. तो पीपल आर नॉट ट्राइंग टू रिपेयर द रेफ्रिजरेटर. बट रेफ्रिजरेटर को अगर अगर आपको काम करना है तो सही तरीके से करेंगे तो रेफ्रिजरेटर कैन बी रिपेयर्ड. इफ यू अप्लाई ऑल द प्रिंसिपल, जो भी हमने अभी, हम आगे जाके देखेंगे वैक्यूम कैसे करना है, दिस लीक टेस्ट कैसे करना है वगैरह, जो भी चीज है, अगर आप सही तरीके से करते हो तो भी रेफ्रिजरेटर को आसानी के साथ रिपेयर किया जा सकता है. अभी होता क्या है, देयर आर पीपल इन द मार्केट हु आर नॉट डूइंग द करेक्ट जॉब. Since they are not doing the correct job, they are not using the proper tools and tackles or the instruments, they are charging very less to the customer. अभी जब भी हम लोग कोई भी रेफ्रिजरेटर का चार्जिंग करते हैं तो वी आर चार्जिंग मिनिमम 2000 rupees. But there are people in the market who do the same job for 800 rupees also. तो बंदा क्या करेगा, जाएगा, लीक टेस्ट करेगा, नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन मतलब वैक्यूम करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, he will use this one recip compressor for the vacuumizing and then he will charge. तो कूलिंग हो जाएगा मशीन का, कस्टमर से पैसा लेगा, निकल जाएगा. बट अगर आपने देखा, अगर आपने सही तरीके से काम किया है तो अगले 5 साल वो रेफ्रिजरेटर को कुछ और प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए. He will not give you any guarantee, or maximum he will give you guarantee for the 3 months. But whenever we will work, we will give the customer warranty for 1 year. So that is the difference between the charges, and that is a bit difference between the workmanship and proper, जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रॉपर एसओपी से हम लोग काम करेंगे तो कस्टमर अच्छा आपको पे कर सकता है. So you have to always remember, रेफ्रिजरेटर कैन बी रिपेयर्ड. क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा आया, कोई भी चीज खराब होगी तो लोग क्या करते हैं, जूना लेके नया ले लो ऐसा करके रेफ्रिजरेटर को, या तो फिर उसको दे आर यूजिंग एज अ cupboard only. They are putting all the clothes inside and they are buying a new refrigerator. So you should always check why they are not getting that refrigerator repaired. Okay. अभी इसके ऊपर कोई डाउट है? One more thing, whenever you are keeping the refrigerator in any room, you always have to see that that room is ventilated for 24 hours, not only for a daytime. अगर आप किचन में रेफ्रिजरेटर को रखते हो तो आपकी किचन की एक खिड़की या आधी खिड़की कम से कम आपकी खुली होनी चाहिए. इट शुड बी ओपन टू द एटमॉस्फेयर. मे बी उसमें आपकी मॉस्किटो जाली लगी है, कुछ लगी है, बट वहां पे वेंटिलेशन होना जरूरी है. डोंट कीप द रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ पैक्ड रूम, बिकॉज व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है? हेलो अक्षय, काय होईल? हेलो अक्षय है ना? हेलो
अजय जी आप बोलिए. सर कारण एअर मुवमेंट व्यवस्थित होणार नाही, कंडेन्सर प्रॉपर काम करणार नाही. करेक्ट. कंडेन्सरने प्रॉपर काम नाही केलं तर कूलिंग प्रॉपर होणार नाही. नाही होणार. आणि एक वेळ अशी येऊ शकते की देर विल बी मॅक्सिमम ऑफ हीट inside the room can get heated up, and if it is not getting proper ventilation, refrigerant जो भी रेफ्रिजरेटर है वो काम करेगा नहीं. ओके, क्योंकि वहां पे डिस्चार्ज प्रेशर उसका बहुत सारा बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज हैविंग अ नेचुरल कंडेंसर. वो जो भी है नेचुरल हवा के साथ वो कंडेंसेशन होता है. Yes, sir. अगर एयर मूवमेंट नहीं रहेगा रूम में तो रेफ्रिजरेटर विल नॉट वर्क. ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए. नॉर्मली ये जो आइसक्रीम के जो पार्लर रहते हैं उनके दुकान में जो डीप फ्रीजर चलते हैं, तो वो लोगों को भी आपने इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कम से कम आपको 1 फुट बाय 1 फुट की खिड़की वहां पे होना चाहिए, विच विल कैरी द हॉट एयर टू द एटमॉस्फेयर. आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. ओके, सेकेंड पार्ट, अगर कभी आप रेफ्रिजरेटर में प्रेशर टेस्टिंग करते हो तो आपको नाइट्रोजन डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर उसमें डालना चाहिए नहीं चाहिए. क्योंकि क्या होता है, बाय द टाइम यू स्टार्ट द नाइट्रोजन की ओवर हियर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इट वेरी स्मॉल. इट मे बी फ्रॉम 18 HP. मैक्सिमम क्या रहता है उसका कंप्रेसर, छोटा से छोटा 18 रहता है और ज्यादा से ज्यादा 1/4 रहता है, हाफ. दिस इज द HP ऑफ द रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर. ये 165 के लिए होता है, ये नॉर्मली 280 लीटर्स के लिए होता है. और ये उससे ऊपर 350-400 जो भी आपका लीटर साइज है उसके ऊपर. सो ऑलवेज यू हैव टू सी कि डोर खुला रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खुला होना चाहिए, वो रूम में हीट होनी नहीं चाहिए. ओके, और कुछ डाउट इसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर? बोला. कुठे कुठे? त्यामुळे होईलच ना आईस फॉर्मेशन. हा, जास्त प्रमाणात अशासाठी होतं की त्यामध्ये काय होतं, सी जेव्हा एखादी गोष्ट थंड होते, इनसाइड जब भी ठंडा होता है, ओके, आपने अगर डोर खोल दिया तो पूरा आपका बाहर का एयर अंदर चला जाएगा, दैट इज वन. लेकिन बाहर के जो अभी जैसे मानसून सीजन है तो पूरा जो मॉइस्चर है अंदर जाएगा एंड इट विल गेट सेटल्ड ऑन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. So you will see in the monsoon season you have a more ice on the evaporator. That is first part. Second part, बहुत बार क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर का गैस्केट है ना, that is not effective. हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. वो जो गैस्केट है नॉर्मली इट इज कैरिंग अ लाइफ ऑफ 3 years. सो 3 साल के बाद उसका गैस्केट रिप्लेस होना चाहिए, सो दैट इट विल बी एयर टाइट कंपार्टमेंट फ्रॉम इनसाइड. अगर वो नहीं है, गैस्केट कहीं से अगर लीक हो रहा है, तो देन ऑल्सो यू विल हैव मोर आइस ऑन द इवापोरेटर. सो आपको वो चीज का ध्यान रखना चाहिए. ये कंपनी वाले जो भी देते हैं, दे विल गिव यू 1 year वारंटी, बट यू हैव टू सी दैट you get that particular gasket replaced at least once in a 3 year. At least once in a 3 year. Okay. Then अगर रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट अगर नहीं चल रहा है, देखो देयर आर 2-3 थिंग्स. थर्मोस्टेट नहीं चल रहा है मतलब थर्मोस्टेट सही है, लेकिन अगर उसका जो क्लैंपिंग है इवापोरेटर को, वो अगर निकल गया है, ओके, सो इट विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल हैव मोर आइस ऑन द आइस बॉक्स. सेकेंड पार्ट, अगर उसका जैसे मैंने पहले ही कहा, उसका अगर कवर नहीं है, आइस बॉक्स के ऊपर जो कवर रहता है, एक डोर रहता है, स्प्रिंग लोडेड डोर रहता है, देखो, अगर वो भी अगर आपका जगह पे नहीं है, देन ऑल्सो यू विल हैव मोर आइस ऑन द इवापोरेटर बॉक्स. ठीक है. सर एक विचारत होतो. हा, विचार ना. ते आता कारण म्हणजे कंपॅरिझन आपण कशी करू शकतो, कारण आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण एसी आणि आम्ही एअर कूलिंगची कंपॅरिझन सांगतो की एसीचं आपलं स्प्लिट एसीचं एका एसीचं पॉवर कन्झम्पशन 1.25 किलोवॅट पर आवर असतं आणि आमच्या याचं 1.1 किलोवॅट म्हणजे 1 युनिट पर आवर असतं समजा, एक फॉर एक्झाम्पल. तर तसं रेफ्रिजरेटरचं तिथे जे लिहिलं असतं 197 युनिट पर आवर आणि 3 स्टार, ते ऍक्च्युअली म्हणजे थोडंसं कन्फ्युजन आहे की ते नक्की पर आवर युनिट
किलोवॅट किती जातं? पर आवर युनिट आता नॉर्मली जेव्हा रेफ्रिजरेटर जेव्हा डिझाईन करतात तो इट इज डिझाईन टू रन फॉर 40 मिनिट्स अँड रेस्ट फॉर 20 मिनिट्स. ओके, मग जर तुमचं 1.8 HP चं हे असेल तर यू कॅन सिम्पली मेक इट आउट 1.8 HP चा कॉम्प्रेसर. ओके, 40 मिनिटं चालला तर किती 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 केडब्ल्यू लागेल. तर ते जनरल केलेलं असतं. बऱ्याचदा काय असतं रेफ्रिजरेटर काळजी घ्यायची असते की जसं गरम दूध जे असतं ते रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवायचं नसतं. पण काही महिलांच्या ते लक्षात येतं, काही महिलांच्या लक्षात येत नाही. ओके, काही जण काय करतात दूध उकळतात आणि तसंच आतमध्ये ठेवतात. दुसरी अजून महत्वाची गोष्ट की रेफ्रिजरेटर मध्ये कोणतीही गोष्ट जी असेल ना, कोणतेही लिक्विड असेल तर ते ओपन ठेवायला नाही पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल दूधही तुम्ही रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवलं तर ते ओपन नाही ठेवायला पाहिजे. इट शुड बी कवर्ड विथ सम म्हणजे एखादी प्लेट किंवा झाकणीने ते मी हिंदीमध्ये बोलतो विथ प्लेट से या ढक्कन से उसको ढकना चाहिए. There should not be any open चीज, जैसे भी आपने जाम रखा उसमें. एक्चुअली जाम का भी वैसा ही है. अगर जाम आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, अगर वो ओवर कूलिंग हो गया है तो उसका शुगर अलग हो जाता है और बाकी का मटेरियल अलग हो जाता है. आप गौर करो. ओके, तो वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है और ये सब इंस्ट्रक्शन रेफ्रिजरेटर के साथ में जो मैनुअल दिया जाता है उसमें आपको मिल सकता है, या यू कैन सिंपली सर्च इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो व्हाट शुड बी डू एंड डोंट्स फॉर द रेफ्रिजरेटर. तो हम लोग वो उसको बराबर अगर उसको फॉलो करते हैं तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट. अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते तो आपको तकलीफ होने वाली है. तो ये जो है ये जनरल दिया रहता है 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर, उन्होंने जनरल दिया रहता है कि आपने इतना उसका कंजम्पशन है डे का. दैट इज फॉर अ नॉर्मल यूज. बट इफ यू आर पुटिंग एबनॉर्मल यूज, जैसे मैंने बताया, अगर आपने 1 लीटर गर्म दूध उसमें रख दिया उसका लोड कितना हो जाएगा, बराबर है कि नहीं. सो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर इक्वेशन विल नॉट विथस्टैंड. वो केस में नॉर्मल में कैसा करना चाहिए, आपने दूध गर्म किया, ओके, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आया, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रखना. या तो सबसे पहली बात है, हमारे घर में भी ये गलत फहमी है, अगर आप रेफ्रिजरेटर में दूध रखते हो ना तो उसको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहती. ये आप चीज ध्यान में रख लो. देयर आर मेनी लेडीज, हमारे घर में भी करते हैं, हमने बहुत बार हमारे मतलब बीवी को बताया कि भैया ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. बट वो उनके मतलब उनके दिमाग में जो बोलते हैं हार्ड डिस्क में जो शुरू से राइट. अगर रेफ्रिजरेटर में आपने दूध रखा है, पहली बार आपने जब भी दूध लिया, मान लो आपने दुकान से लाया या जो भी मिल्क वेंडर से आपने दूध लिया, पहली बार उसको उबालना है और रेफ्रिजरेटर में रखना है. उसके बाद वो दूध को फिर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठे, फ्रिज से दूध निकाला, उसको रखा गैस पे, उसको उबाल लिया, फिर ठंडा किया. दोपहर के चाय के मतलब ये अक्सर होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अक्सर होता है. दैट इज मिसयूज फॉर द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में आपने एक बार दूध गर्म करके रखा तो फिर उसको बाहर निकालने की मतलब गर्म करने की जरूरत नहीं. आप उसको बाहर निकाल सकते हो, आपको चाय के लिए या किसी को, हाँ चलो किसी को दूध सर्व करना है तो आप वो निकाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके फिर उसको उबाल के किसी को सर्व कर सकते हो. लेकिन आपको अगर रेफ्रिजरेटर में वापस दूध रखना है तो यू डोंट नीड टू बॉइल दैट मिल्क. ये आप ध्यान में रखो. लेकिन ये ऐसा गलत चीज हो जाती है. तो उसके कारण जो हमारा जो एक्चुअल बिल रहता है, हम लोग देखते हैं उसके ऊपर बताया इतना यूनिट लेगा, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन हमारा ज्यादा होता है. बहुत बार क्या होता है, वहां पे पूरा रेफ्रिजरेटर भरा रहता है और जो भी मतलब महिला है या जो भी यूजर है, लेट अस नॉट ब्लेम महिला है, यूजर बात करते हैं, तो इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल. बच्चे नॉर्मली क्या होता है, उनको दो चीज निकालने का रहता है. सो दे विल कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर मे बी मोर देन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स. कुछ निकालने का है तो पूरा दरवाजा खुला रखते हैं. तो केस में क्या होता है, जो भी आपका पूरा कूलिंग आया था रेफ्रिजरेटर के अंदर वो पूरा निकल जाएगा एंड देन रेफ्रिजरेटर विल टेक मोर एनर्जी कंजम्पशन उसका बढ़ जाएगा. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को ध्यान रखनी है और अपने घर के मेंबर्स को भी बतानी है. जब भी आपको निकालना है एक ही टाइम पे, जो भी 2-4 चीज निकालना है एक ही टाइम पे निकालिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आप उसको चालू बंद करेंगे, वो दरवाजा खोलोगे तो पूरा बाहर का गर्म हवा अंदर निकल जाएगा और कूलिंग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके सर एक क्वेश्चन होता अजून.
हा बोला. माझा हेडफोनचा थोडा प्रॉब्लेम होता मागच्या वेळेस म्हणून बोललो हा होतो. ठीक आहे. आजकाल ते नवीन रेफ्रिजरेशन पण येतात जिथे आईसचा खाली असतं आणि नॉर्मल वरती असतं. हा 2 डोअर रेफ्रिजरेटर आपण त्याला म्हणतो. हो, पण मग आईसचा म्हणजे नॉर्मली आईसचा वरती असतं ना, कारण तो थंड होऊन जास्त वरती जातं म्हणजे रेफ्रिजरंट जसा. नाही तसं काही नाही होणार ना. तुम्ही त्याला फिडिंग कसं करताय त्याप्रमाणे. खाली आईस ठेवला काय आणि वर ठेवला काय काहीच नाही. त्यांनी आईस बॉक्स खाली अशा ठेवला असेल म्हणजे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. कारण आईस आपल्याला फार लागत नाही ना. दिवसातून तुम्ही जर चेक केलं, समजा लेटेस्ट ॲश्युम की दिवसातून तुम्ही 15 वेळा रेफ्रिजरेटर उघडला. हो, तर त्यापैकी 14 वेळा तुम्ही भाजीसाठी उघडता किंवा दुधासाठी उघडता हो. आणि मे बी 1 किंवा 2 वेळा तुम्ही आईससाठी उघडाल. Yes. म्हणून मग मे बी त्यांनी तो आईस बॉक्स जो असेल तो खाली ठेवला असेल. पण त्याने कुलिंग किंवा रेफ्रिजरेटरच्या वर्किंगवर काहीच परिणाम होणार नाही. ओके, चेंज केला तरी काही फरक नाही पडणार. नाही काहीच फरक पडायचं कारण नाही. ओके. काहीच कारण नाही. नंतर आपल्या रेफ्रिजरेटर मध्ये डिफ्रॉस्ट सायकल असते. तुम्ही जर आताचे जर रेफ्रिजरेटर पाहाल तर त्यामध्ये डिफ्रॉस्ट सायकल दर 8 तासांनी 1 तास रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट मोड मध्ये जातो. आता हे डिफ्रॉस्ट का व्हायला पाहिजे? काही आयडिया? आईस निघून गेला पाहिजे तो. हा, जेव्हा आपण -8 टेम्परेचर घेतोय, लक्षात घ्या, -8 टेम्परेचर जेव्हा बॉक्स मध्ये घेतोय तर तेव्हा त्या रेफ्रिजरंटचं टेम्परेचर साधारण -12 -13 जाते. आणि तो जो इव्हॅपोरेटर कॉईल आहे त्यावर जेव्हा -13 जाते आणि त्यावर हवा जाते तर तेव्हा तिथे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होतं. आणि ते फ्रॉस्ट फॉर्मेशन जर जास्त झालं, मे बी पाव इंच अर्धा इंच झालं तर तिथे ते काय होईल, तुमच्या त्या फिन्स सगळ्या बंद होतील आणि Efficiency कमी एअर होईल. मुवमेंट थांबून जाईल. हा बोला, काय म्हणताय? इफिशियन्सी कमी होऊन जाईल म्हणजे म्हणजे एअर मुवमेंटच नाही होणार ना. बेसिकली जर त्या कॉइलवर जर फ्रॉस्टिंग आलं, फ्रॉस्टिंग तर येणार आहे, अपरिहार्य आहे, बिकॉज यू आर dealing with the temperature of -12 or -13. Okay, and in that case, ice is bound to get formed on that particular evaporator coil. पण मग तो जो आईस आहे तो काढल्याशिवाय पुढची सायकल प्रॉपर चालणार नाही. म्हणून मग काय केलं जातं, दर 8 तासांनी दर 6 तासांनी, दॅट विल डिपेंड ऑन मॅन्युफॅक्चरर टू मॅन्युफॅक्चर. सो देर इज ऑटोमॅटिक रिफ्रॉस्ट सायकल इनबिल्ट असते त्यामध्ये. आणि दर 6 तासांनी 8 तासांनी किंवा त्याचे सेन्सर्स असतात, पर्टिक्युलर थिकनेस किंवा पर्टिक्युलर टेम्परेचरला जर ते इव्हॅपोरेटर आलं तर इट विल ऑपरेट दॅट पर्टिक्युलर डिफ्रॉस्ट सायकल अँड रेफ्रिजरेटर विल गेट डिफ्रॉस्टेड. पुराणे जे फ्रीज होते ज्याच्यामध्ये थर्मोस्टॅट मध्ये एक लाल बटन असायचं, तर ते लाल बटन रात्री दाबणं अपेक्षित असतं, म्हणजे तो रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट होतो. म्हणजे जो काय आईस आहे इव्हॅपोरेटर बॉक्सवर आलेला आहे वगैरे वगैरे तो सगळा मेल्ट होऊन जातो. डिफ्रॉस्ट होतं म्हणजे काय होतं की सिम्पली तो रेफ्रिजरेटरचा कॉम्प्रेसर बंद करून देतो 1 तासासाठी. त्यामुळे काय होतं, बाय डिफॉल्ट जे काही इनसाइड हीट असते त्याने तो सगळा बर्फ वितळून जातो आणि 1 तासानंतर रेफ्रिजरेटर पुन्हा नव्याने चालतो. ठीक आहे सर, म्हणजे रेफ्रिजरेटर या विषयी सगळं माहिती पाहिजे तुम्हाला ऍज अन एअर कंडिशनर इंजिनियर. यू शुड नो. असं नाही म्हणायचं की रेफ्रिजरेटर काय एवढंच छोटासा आयटम आहे, मला काय करायचं, असं नाही. यू शुड नो ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. म्हणजे ते 1/8 HP जे आहे त्याला समजा आपण 1/8 म्हटलं तर 0.125 वी कॅन से 0.125 किलोवॅट पर आवर. हो 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 ओके. हो हो ओके. आता मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या, थोडस विचार करा आणि मला उत्तर द्या. एक बंदिस्त रूम आहे, इट इज अ क्लोज रूम, म्हणजे एअर रूम मध्ये इफ आय पुट 200 लेट अस से 280 लिटर्सचा रेफ्रिजरेटर मी दारं उघडी ठेवली आणि चालवला. रूमचं इनिशियल टेम्परेचर आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड. समजा मी 2 तासांनी त्या रूमचं टेम्परेचर घेतलं तर ते काय होईल? हा बोला. एक पूरा पैक रूम है, ओके, एयर टाइट रूम है, उसमें मैंने 285 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर रखा, ओके, और उसके दरवाजे खुले रखे. अभी उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. 2 घंटे के बाद वो रूम के टेम्परेचर में क्या होगा? वेदर इट विल रिमेन द सेम, वेदर दैट रूम टेम्परेचर विल गो हाई और वेदर दैट रूम टेम्परेचर विल गो लो. क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा. हर एक ने मेरे को रिप्लाई देना है. हाँ, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ेगा. एवरीबॉडी हैज टू से रिप्लाई. हेलो सर, टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेसर की वजह से. सर टेम्परेचर बढ़ेगा.
एक मिनिटात मी परत येतो, तुम्ही विचार करून उत्तर तयार करून 1 मिनिटात मी परत येतो. हा बोला, काय काय उत्तर आहे त्याची? टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? एयर मूवमेंट नहीं है और कंप्रेसर का भी लोड बढ़ते रहेगा कंप्रेसर की वजह से. हाँ ठीक है. और कोई कौन जवाब दे रहे हैं? विश्वास सर टेम्परेचर बढ़ेगा. हाँ, क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि क्लोज रूम है और जो लोड है, क्योंकि जो फ्रिज है हमारा वो कन्फाइंड स्पेस के लिए डिफाइंड है, लेकिन उसका एरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर कंप्रेसर का वर्क डन इंक्रीज होगा और उससे हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो इसलिए टेम्परेचर 30 से इंक्रीज होगा. ओके. अजय जी आपका? सर कंडेंसर एक तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि रूम वेंटिलेटेड नहीं रहेगा, तो ऑफकोर्स कंप्रेसर का लोड बढ़ेगा. सो अंदर का जो मेन अपना रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा.
मेरे को जो एक्सपेक्टेड जवाब है ना वो आप में से किसी ने अभी तक दिया सर इलेक्ट्रिसिटी जास्त कंझ्युम होईल. हाँ? इलेक्ट्रिसिटी जास्त कंझ्युम होईल आणि टेम्परेचर नहीं, पण आपला increase होईल. आपला हमारा सवाल क्या है, टेम्परेचर उतना रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा? ये तीनों में से एक जवाब आप दो. इन्क्रीज होईल सर. हाँ, अभी क्यों इंक्रीज होगा? क्यों increase सर होगा? कॉम्प्रेसरचा लोड जास्त होईल ना त्याच्यामुळे. हा, पण मग काय होईल, पुढे काय होईल? मला जे अपेक्षित आहे ते उत्तर तुमच्याकडून आलं नाही कोणाकडूनही. कॉम्प्रेसरचा लोड जास्त आहे, कॉम्प्रेसर जास्त वेळ चालेल, कॉम्प्रेसर सतत चालेल, सगळं बरोबर, पण मग कंडेन्सर का वाढेल? सर कंडेन्सरमुळे हा कंडेन्सरमुळे कारण की ते हीट फेकेल ना बाहेर. हा, मग त्याच्यामुळे ते टेम्परेचर. HRF शिकलेलो आहे का? आठवते का विसरले सगळे? हीट रिजेक्शन फॅक्टर शिकलेलो आहे की नाही? येस सर. हा, मग त्यात काय होतं? किती असायचा हीट रिजेक्शन फॅक्टर? 1.2. 1.2. हीट रिजेक्शन फॅक्टर, हीट रिजेक्टेड आपण हीट ऍब्सॉर्ब, बरोबर ना? मग आता केव्हाही कोणतीही रेफ्रिजरेशन सिस्टीम चालेल, ओके, म्हणजे हीट रिजेक्टेड 1.2 असेल आणि हीट ऍब्सॉर्ब 1 असेल. करेक्ट टेक्निकल आन्सर हे आहे. तुम्ही बाकी सगळ्यांनी सांगितलेलं उत्तर बरोबर आहे, पण हे करेक्ट टेक्निकल आन्सर आहे की जेव्हा केव्हा एक युनिट जर तो हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल, इव्हॅपोरेटर एक युनिटची हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल, तर कंडेन्सर 1.2 युनिटची हीट सोडते. त्यामुळे प्रत्येक सायकलला 20% हीटिंग जास्त होते कुलिंग पेक्षा. समजते का? आर यू एबल टू अंडरस्टँड इट? हेलो. हाँ. Yes, sir. So always there will be addition of 20% heat. 20% more heat is rejected into the atmosphere than it is absorbed by the evaporator. So every cycle you have got 20% additional heat which has to be rejected to that particular room. So obviously the room temperature will go high. Okay. Hello. समझले Yes, का? sir. हाँ. Yes, sir. Same is the case for the air conditioner also. Window air conditioner, if I take and I put it inside the room, okay. So what will happen? It will will have HRF of 1.2 minimum. This is minimum again. Okay, 1.2 का अगर HRF है, हीट रिजेक्शन फैक्टर अगर 1.2 का है, तो एवरी साइकिल में वो क्या करेगा? 20% हीट रूम में ऐड करेगा. अगर हमारा एयर कंडीशनर, इन सिंपल वे आई एम टेलिंग यू, अगर हमारा कोई भी एयर कंडीशनर है, अगर वो 1 टन का एयर कंडीशनर है, ओके, तो 1 टन का एयर कंडीशनर 3000 किलो कैलोरीज पर आवर इतनी हीट एब्सॉर्ब करेगा. ओके, एक टन का, लेकिन 1.2 into 3000, how much it is becoming? 3600 किलो कैलोरी पर आवर वो रिजेक्ट करेगा. तो अगर ये विंडो एयर कंडीशनर को हमने अगर पैक रूम में रख दिया और उसको चलाए, तो अगेन द सेम थिंग विल हैपन. इट विल हीट द रूम एंड अल्टीमेटली द रूम टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. समझ में आया सबके? हेलो. हाँ, ऐड है. हाँ, ऑलवेज वेलकम. हम्म. 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 और हमने, हमारी कंडीशन क्या थी? हमने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले रखे थे. दैट वाज द कंडीशन. ओके. सिमिलरली इफ वी पुट अ विंडो एयर कंडीशनर, पूरा विंडो एयर कंडीशनर हमने एक रूम में रख दिया, तो उसका कंडेंसर भी वही रूम में है, उसका इवापोरेटर भी उसी रूम में, और उसको हमने चलाया, तो क्या होगा? सो इट विल गो ऑन एडिंग द हीट टू द रूम. ओके.
तो यहाँ तक हमारा रेफ्रिजरेटर खत्म होता है। और कोई डाउट है, आपको कोई ऐड करना है तो मुझे बोलिए रेफ्रिजरेटर के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट द रेफ्रिजरेटर। सब समझ में आ गया सबको? हाँ। हम्म काय म्हणतात? आता अभी के जो भी सिस्टम्स है ना, दे आर हैविंग टू डिफरेंट सेंसर। वन इज फॉर टेम्परेचर एंड वन इज फॉर आइस लेवल। जो भी आपका कॉइल को पूरा लगाया हुआ रहता है वो सेंसर। ओके, लाइक इन एयर कंडीशनर ऑल्सो दे आर कैरिंग टू सेंसर्स नाउडेज with the latest in electronics. So they are putting two sensor. One is totally attached to the coil and one is there for the air temperature. तो उसको exactly क्या बोलते हैं, I am not able to understand, but there are two sensors inside. So that will control your defrost cycle. That particular sensor will control your defrost cycle. मान लो coil के ऊपर, मान लो let us assume कि 5-6 mm का आइस का लेवल आ गया, so it will give command to the defrosting system and the defrosting will get started. Like that it works. But what is that correct technical name, I am not able to tell you. Sorry for that. So that I'm knowing the function, but what exactly it is called, that I don't know. But it will control the thickness of the ice on an evaporator. One is for temperature and one is for ice level thickness. You can say ice, जो भी coil के ऊपर जो ice की level आएगी ना, thickness आएगी, उसको control करेगा. There are two sensors always over there. Okay. और कुछ किसी को डाउट रेफ्रिजरेटर के बारे में? No. पूरा मालूम होना चाहिए, भले आप उस पे काम करो या मत करो। मेरा कहना क्या है कि whether you work or not on the refrigerator, but you should know everything about the refrigerator. आप एयर कंडीशनर एसी एंड आर इंजीनियर हो तो आपको जो भी जितने भी दुनिया में सिस्टम चल रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। हाउ इट इज वर्किंग, क्या उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ये सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सो इट शुड नॉट ओनली गेट रेस्ट्रिक्टेड टू एयर कंडीशनिंग, मतलब कंफर्ट एसी सिस्टम के लिए आप काम करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द all the air conditioning and refrigeration system. So that is our purpose. So we are learning on these things. Okay. So आगे चलते हैं. So we will study about the bottle cooler. अभी बहुत सारा कुछ फर्क नहीं रहेगा, खाली एप्लीकेशन टेम्परेचर में फर्क रहेगा. But we should know. बॉटल कूलर्स हम लोग नॉर्मली होटल्स में देखते हैं, बराबर है। नॉर्मली ये पेप्सी के वगैरह जो भी अभी कोल्ड ड्रिंक्स जो भी रहते हैं, दोज आर ऑल स्टोर्ड अंडर द बॉटल कूलर. इट इज जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर ओनली, बट देयर इज मेजर डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर. व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉटल कूलर? एनीबॉडी? किसी को पता है कि बॉटल कूलर, उसको बॉटल कूलर क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड रेफ्रिजरेटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two words? Sir, because it is only used to store liquids. To liquid, yes. So it is only used to cool the bottle. It is not going to refrigerate the bottle. समझ में आ रहा है ना? रेफ्रिजरेटेड बोले तो यू आर गोइंग बिलो जीरो. रेफ्रिजरेट का मतलब है आप जीरो से नीचे जा रहे हो. तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि हम लोग बॉटल को कूल कर रहे हैं. अभी हमने सब देखा हुआ है कि योर कूलिंग विल स्टार्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने बात की थी मालूम है वाटर के बारे में. वाटर जो है जब भी आप ठंडा करते जाते हो तो क्या होगा, जैसे ठंडा करते हो तो 4 डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा.
4 डिग्री के बाद वो क्या होगा, एक्सपांड होने लगेगा। हेलो, आपको याद आ रहा है कि हमने ये पूरी बात की थी? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या है, 4 डिग्री इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विड, एनी लिक्विड। So whenever you are storing bottle, it will be from 4 degree to 6 degree centigrade. अगर आप 4 डिग्री के नीचे जाते हो तो इसके ये जो पानी है, जो भी लिक्विड है, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, जो भी वॉट एवर लिक्विड, इट विल स्टार्ट रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप वाटर कूलर यूज करते हो, अपने को क्या लिक्विड को ठंडा रखना है, अपने को लिक्विड का आइस बनाना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मतलब हमारे पहचान में भी है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग वाटर बॉटल इनटू द evaporator of the refrigerator, and they are getting that particular water form into the ice, and then they take it for the picnic or maybe। तो ऐसा करने से क्या होता है मालूम है क्या? आप क्या कर रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर का बिल बढ़ा रहे हो। और क्या हो रहा है, अगर आपने नई बोतल खरीदी तो 20 रुपए की रहेगी, लेकिन ये आप रेफ्रिजरेटर में जो आइस बना रहे हो, क्योंकि आइस का पानी आप पी नहीं पाते हो। नॉर्मल आदमी जो है वो आपका 14 डिग्री से 16 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर, अगर आप कितना भी ठंडा पियोगे ना तो 14 डिग्री से नीचे का पानी पी नहीं सकते हो। ध्यान में रखो, पानी पी नहीं सकते मतलब एक सीप लिया और 10 मिनट रुक गए, उसको पानी पीना नहीं बोलते। पानी पीना किसको बोलते हैं, एक बार आपने ग्लास मुंह को लगाया और जब तक पूरा ग्लास ये नहीं खत्म नहीं होता तब तक ग्लास छोड़ा नहीं, उसको पानी पीना कहते हैं। सो यू रिमेंबर दैट नोबडी कैन ड्रिंक द वाटर बिलो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल आदमी की बात चल रही है, एबनॉर्मल की बात छोड़ो। मतलब ये जो रहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो टीवी पे शो आता है, एबनॉर्मल दिखाते हैं ना, आदमी की हैसियत दिखाते हैं, वो कुछ ये कर सकता है, उनकी बात छोड़ो। नॉर्मल जो हेल्दी आदमी है, ही कैन नॉट ड्रिंक वाटर बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, तो आपको बॉटल कूलर में जो है आपको उसको ठंडा रखना है ताकि उसका लाइफ बढ़े। अभी जब जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी आपके मिल्क के अलग अलग फ्लेवर रहते हैं, आपकी वाइन रहती है, वाइन अगेन इट शुड नॉट गो बिलो द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज क्या होगा, कांच की बोतल है, अगर आपने उसको 0 डिग्री तक अगर ठंडा करने की कोशिश की तो हो सकता है वाइन पूरी भरी हुई रहती है बोतल में, वो आपकी बोतल फूट जाएगी रेफ्रिजरेटर में। सो यू शुड नॉट कीप दिस ऑल लिक्विड बॉटल्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए आपने देखा आपके घर में कभी भी कोल्ड ड्रिंक है तो जो मिडल ये रहता है, मिडल पोर्शन रहता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का, वहां पे रहती है, क्योंकि वहां पे 4-6 डिग्री टेम्परेचर रहता है। So you can easily keep it over there. But bottle cooler is specially manufactured to take care of all this cold drink and ये जो भी wineries है उसके बॉटल, बियर की बॉटल रखते हैं वहां पे। So you specially require a bottle cooler. So always remember bottle cooler में टेम्परेचर आपको 4 के ऊपर ही होना चाहिए। 4.5 to 6 should be the correct temperature setting of the bottle cooler. ठीक है, it will be just like a refrigerator. उसका बॉडी रेफ्रिजरेटर जैसे ही रहेगा, खाली उसमें क्या रहेगा, सो देयर कैन बी, ऊपर का जो पोर्शन है, ये आपकी इवापोरेटर कॉइल है, ये आपका ब्लोअर है, और ये पूरा रेफ्रिजरेटर, पूरा जो बॉटल कूलर है वो नीचे, यहाँ पे आपने बॉटल रखी है और यहाँ से ये हवा आ रही है, इस ग्रेटिंग स्प्रेड, और यहाँ पे जाली रहेगा, यहाँ से ये हवा वापिस जाएगी और ये इवापोरेटर कॉइल पे ठंडे होगी, ऐसा ही उसका एयर सर्कुलेशन चलता रहेगा। आपने कोई भी ऐसा पेप्सी का वगैरह रेफ्रिजरेटर देखा तो उसमें ये टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, या तो नीचे से भी रह सकता है। ये हमने टॉप में दिया रखा मशीन को, इवापोरेटर को टॉप में रखा, नीचे भी रख के आप उसको घुमा सकते हैं ऐसा उल्टा, मतलब बॉटम में उसकी इवापोरेटर बॉक्स रहेगा, फ्लोर रहेगा, और इस तरीके से आप वो एयर को कूलिंग कर पाते हो। एनी डाउट रिगार्डिंग बॉटल कूलर? सर मीन्स बॉटल कूलर में जब हम लोग डोर बंद करेंगे तो उसका अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हाँ, लिक्विड का टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए।
लिक्विड का टेम्परेचर। मतलब जो बॉटल्स पेप्सी है इसकी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जो सराउंडिंग टेम्परेचर रहता है उसमें वो कितना रहेगा? नहीं, वो सराउंडिंग अराउंड 4 to 6 रहेगा। ओके। हाँ, अगर 4 to 6 रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर 4 के नीचे नहीं जाएगा। अगर आपने सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 4 के नीचे डाल दिया तो थोड़ा देर में क्या होगा, और बहुत देर तक अगर आप उसको खोलोगे नहीं तो टेम्परेचर उसका 4 डिग्री से नीचे ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द आइस। थोड़ा थोड़ा इसका मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग, आइस फॉर्मेशन चालू होना वो होगा। और बहुत बार क्या करते हैं, आप हमेशा ध्यान में रखो, आपके हर कूलिंग के लिए कॉस्ट लगती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। अगर जरूरत नहीं है तो क्यों उसको ठंडा करने का? अगर आप एक शॉपकीपर हो, बराबर है, मान लो आपका कोल्ड ड्रिंक का शॉप है, तो आपको लाइट बिल भी तो भरना है ना एमएससीबी का। यस। तो व्हाई शुड यू कूल इट बिलो 4 डिग्री? समझे ना? तो अननेसेसरी कूलिंग करोगे तो आपके जेब को ही उसको मतलब लोड आने वाला है उसका। When it is not necessary, you should not go below particular temperature. इसको अपने ध्यान रखो। मतलब सर एक अगर अंदर का जो टेम्परेचर है, जो ब्लोअर नीचे हवा डाल रहा है उसका अगर 4 to 6 डिग्री है तो इवेपोरेटर का जो कॉइल है वो माइनस में रहेगा टेम्परेचर? -1 में रहेगा, -1 में। नॉर्मली 5 डिग्री का डेल्टा टी आता है, -1 रहेगा, 0 रहेगा, -2 रहेगा, बस। तो ब्लोअर से कूलर में आपको डिफ्रॉस्ट की जरूरत नहीं है। You don't require defrosting in the bottle cooler. ओके। हाँ, तो आइस फॉर्मेशन होने के चांसेस ना के बराबर है उसमें। लेकिन माइनस में होगा रहे कॉइल का टेम्परेचर एकदम बॉर्डर पे रहेगा, -1 वगैरह रहेगा। तो अगर आइस फॉर्म भी हो गया ना तो रेफ्रिजरेटर जितना नहीं होगा उसमें फॉर्म। रेफ्रिजरेटर के जो इवेपोरेटर पे आइस फॉर्म होते हैं उतना नहीं होगा। ओके। वी आर गोइंग ऑन अ प्लस साइड टेम्परेचर ना, -1 बोले तो एकदम मतलब बॉर्डर पे। ओके। ऊपर ऐसा इसके लिए उसको बॉटल कूलर को अपने को डिफ्रॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्ट नहीं यूज होता। ओके। अगर आपने गलती से अगर किसी ने, अभी क्या होता है ना हमारे पास बहुत बार क्या होता है ना, हमारे मतलब नॉर्मली जो लोग रहते हैं जो यूज करने वाले, दे विल नेवर रीड द इंस्ट्रक्शन विच कम्स विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम लोग मतलब पढ़े लिखे आदमी कभी पढ़ते नहीं। एयर कंडीशनर जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वी गिव इट टू द कस्टमर एंड वी आस्क हिम टू रीड दैट, बट नोबडी विल बॉदर टू रीड इट। वो हमको बताएगा, खाली आप मेरे को रिमोट का फंक्शन बता दो, बात खत्म। ही विल नॉट टेक मतलब वो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो एयर कंडीशनर के मैनुअल को भी पढ़ता नहीं। उसमें पूरा रहता है कि कस्टमर ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल रिटन ओवर देयर। लाइक with every product we buy, every product, let it be washing machine, let it be मतलब ये water cooler, जो भी कोई आप हम लोग ओवन है आपके घर पे, हर एक चीज के साथ उसका पूरा प्रोडक्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। बट लोग उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे देश में वारंटी है, पहले गारंटी हुआ करती थी, अभी वारंटी है। तो वारंटी का मतलब क्या है, अगर चीज खराब हुई तो दे विल गेट इट रिपेयर टू यू। पहले क्या होता था, गारंटी में क्या होता था, अगर आपका रेफ्रिजरेटर खराब हुआ तो कंपनी को नया रेफ्रिजरेटर देना पड़ता था। अभी क्या होता है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर खराब हुआ तो कंपनी विल रिपेयर इट एंड देन इट विल गिव बैक टू यू। फर्क समझ में आ रहा है ना, गारंटी और वारंटी? यस सर। हाँ, तो इसके लिए चीज कस्टमर की है, कस्टमर ने उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए क्या। और कभी भी आप ध्यान रखो, जो नया रेफ्रिजरेटर रहेगा, रिपेयर्ड रेफ्रिजरेटर और नया रेफ्रिजरेटर में ऑलवेज देयर विल बी सम डिफरेंस इन द पैरामीटर, क्योंकि नया जो रेफ्रिजरेटर रहता है वो कंपनी में गैस चार्ज किया हो रहते हैं, सो दे आर हैविंग अ गुड वैक्यूम लेवल एंड ऑल दैट। आपने एक बार फील्ड में रेफ्रिजरेटर को रिपेयर किया तो अगर पैरामीटर अगर उसके चेक किए जाए नया रेफ्रिजरेटर से, सो यू विल नॉट बी एबल टू मैच दोस पैरामीटर, एग्जैक्टली मैच नहीं होगी, 19-20 होगा उसमें। अब ये सादा एग्जांपल में बताता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो कंपनी से हम लोग टू व्हीलर खरीदते ना, कंपनी से हम लोग टू व्हीलर खरीदते, पहला महीने में अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो उसका फायरिंग और 6 महीने के बाद उसका फायरिंग, उसमें काफी सारा बदलाव आता है। हम लोग को ही मालूम पड़ता है कि भैया इसका जो आउटपुट है
वो मतलब ये हो जाएगा, मतलब जो भी उसकी फायरिंग है, जो भी उसके पैरामीटर है वो बदल जाते हैं। क्योंकि कंपनी में जी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो भी मतलब गेजेस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उतने इंस्ट्रूमेंट आपके सर्विस सेंटर में रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए जो भी आपके थ्रॉटलिंग है, जो भी है, उसके आवाज में फर्क आ जाता है हमेशा। आप मतलब ये नोटिस करो खुद। तो इसके लिए जो भी हम लोग रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट लेते हैं, कस्टमर को पूरा वार्न करना है कि भैया इसको इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से नहीं चलाना है। क्योंकि एक बार आपने उसको रिपेयर किया है तो ऑलवेज इट इज अ रिपेयर्ड वन, सो इट विल नॉट मैच द पैरामीटर्स ऑफ द न्यू वन। कोई भी चीज के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई भी चीज के लिए, समझे ना? तो ऑलवेज दे शुड follow the instruction whatever written over there in a manual which comes along with that product. Okay, तो बॉटल कूलर के बारे में सब हो गया। और कोई डाउट है आपको बॉटल कूलर के बारे में? हेलो, एनी डाउट रिगार्डिंग बॉटल कूलर? नो सर। नो सर, व्हेरी गुड। सो लेट अस गो अहेड। सुबोध, वेळ झाला तर मला सांगा बरं का? हा, वेळ झाला तर मला सांगा। आता याच्या पुढे आपण काय करतो? डीप फ्रीजर हम लोग देखते हैं नॉर्मली, सब एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो डीप फ्रीजर हम लोग देखते हैं नॉर्मली होटल्स में, ये रहता है जहाँ पे हम लोग बटर स्टोर करते हैं, आइसक्रीम स्टोर करते हैं। सो व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द डीप फ्रीजर? -8 to नो, -18। -18, करेक्ट। अभी ये डीप फ्रीजर में क्या स्टोर करना चाहिए और क्या स्टोर नहीं करना चाहिए? अभी नाउ यू विल हैव द क्लियर आइडिया। टेम्परेचर की जो स्लैब आया तो उसके आपसे क्लियर आइडिया आएगी कि इसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो पहली बात करते हैं कि इसमें रखना क्या है डीप फ्रीजर में। व्हाट शुड बी केप्ट इनसाइड द डीप फ्रीजर? आइसक्रीम। आइटम्स, मेडिसिन, नहीं 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 नहीं, आइसक्रीम। मेडिसिन। मी हॅलो, आपले मेडिसिनचं जर तुम्ही व्यवस्थित वाचले ना, कोणत्याही मेडिसिन का लेबल अगर आपने पढ़ा तो दे ऑलवेज से इट शुड बी इन अ कूल प्लेस, इट शुड नॉट बी एट। हाँ, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल मेडिसिन होगा, हेलो, कोई अगर आपका एक्सेप्शनल मेडिसिन होगा, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, जो भी मैंने देखा है, यू डोंट रिक्वायर लेस देन -5 डिग्री फॉर स्टोरेज ऑफ एनी मेडिसिन। हेलो, Okay. -5 के नीचे कोई मेडिसिन जो नॉर्मल जो यूज होता है वो कोई रखना नहीं है। तो मेडिसिन आप डीप फ्रीजर में नहीं रखोगे। फ्रोजन आइटम्स, आइसक्रीम रखना है बिकॉज यू रिक्वायर हार्डनिंग ऑफ द आइसक्रीम। ओके, और क्या रखना है? क्या रखना है इसका लिस्ट पहले करते हैं। तो रखना है वो क्लियर हो गया तो बाकी के आइटम नहीं रखने, एकदम सिंपल लॉजिकली स्पीकिंग। और क्या रखना है डीप फ्रीजर में? सर वो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ बटर हो गया। के प्रोडक्ट रखने हैं बट मिल्क नहीं रखना है। मिल्क नहीं ना, मिल्क के प्रोडक्ट। रखो, आप बटर रखो बट नॉट अ मिल्क। जो लिक्विड मिल्क है उसको आपको इसमें रखना नहीं है। चॉकलेट्स आप रख सकते हो डीप फ्रीजर में। देन ये जो मीट रहता है, मीट चिकन बोलो या जो भी, मतलब इसका जो ये रहता है ना मीट, दैट कैन बी स्टोर्ड, बट अगेन द इंस्ट्रक्शन इज दैट इट शुड बी रैप्ड इन सम कंटेनर और मे बी इन सम वेसल। कोई भी इसमें रैप करके उसको मीट को रखना है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी मतलब जहाँ पे हम लोग ये सब अलग अलग खाने की चीजें, जब रेफ्रिजरेटर के लिए भी वो लागू होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है ना, जो अपना ओनियन रहता है वो कभी खुला नहीं रखना है। कोई भी चीज रेफ्रिजरेटर में आप रखो तो उसको खुली नहीं रखना है, क्योंकि उसका जो स्मेल है एक दूसरे को लग के वो कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। अगर आपने ओनियन रखा है और ओनियन खुला है और मिल्क का ढक्कन भी खुला है तो वो मिल्क खराब हो सकता है रेफ्रिजरेटर में रहने के बावजूद, क्योंकि उसका जो स्मेल है ओनियन का, वो ओनियन का स्मेल है वो पूरा रेफ्रिजरेटर में स्प्रेड होगा और वो आपके मिल्क को खराब कर देगा। तो जो भी जहाँ पे भी आप रख रहे हो, जो भी चीज रख रहे हो, रेफ्रिजरेटर में बोलो, डीप फ्रीजर में बोलो, तो बॉटल कूलर में तो नॉर्मली हमारी पूरी बॉटल्स बंद रहती है, कैप रहती है उसको, बराबर है। तो बॉटल कूलर में कोई चीज खुला रहने का कोई चांस नहीं है। लेकिन डीप फ्रीजर में जो भी आप रखोगे
अगर मीट रखते हो और कोई मिल्क के प्रोडक्ट्स रखते हो तो एक दूसरे को खराब कर सकते हैं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस ज्यादा है। और क्या रखना है डीप फ्रीजर में? दवाएं तो नहीं रखनी है। एज आई टोल्ड यू, देर आर वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही उसको रखना है, तो ही उस दवाओं को आपको डीप फ्रीजर में रखना है अगर वो टेम्परेचर रेंज में जाती है तो। सर ये कोविड की नॉर्मल वैक्सीन, रेफ्रिजरेटर में रह सकती है। हाँ बोलिए सर ये कोविड की कोई एक वैक्सीन थी फाइजर कंपनी की रिसर्च, उसको माइनस का एक टेम्परेचर लगता था, तो वो उसमें शायद हाँ, तो वही मैं बोला एकदम स्पेसिफिक की जो मेडिसिन के ऊपर लिखा है कि भैया आपको ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको मेंटेन करनी है, तो देन इट इज ओनली, एंड दैट वाज इनटू द ट्रांजिट। हाँ ये आपको, क्योंकि कोविड के बारे में हमने भी रेफ्रिजरेटर बनाए है विच वाज कैरिंग अ टेम्परेचर ऑफ -70 डिग्री सेंटीग्रेड। इट विल हैव 2 सिस्टम्स जो हम लोग कैस्केड सिस्टम बोलते हैं, वो सिस्टम इसमें यूज होता है। तो वो क्या करते थे, फैक्ट्री से लेके जो डेस्टिनेशन है आपकी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर तक, उसको वो टेम्परेचर पे लाते थे। लेकिन उसके बाद अगर हमने देखा तो नॉर्मली -20 के टेम्परेचर, -20 के रेफ्रिजरेटर में उसको रखते थे। ओके, जैसे भी आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम जब भी फैक्ट्री में बनता है, फॉर हार्डनिंग ऑफ द आइसक्रीम दे रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ -38 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में हम उसको -18 पे कैरी कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। अगर आप ये नेट पे अगर चेक करोगे, हर एक फूड के लिए देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल। ओके, जो भी आप फैक्ट्री में उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ट्रांजिट में क्या होना चाहिए, और बिफोर यूजिंग एंड कस्टमर के हाथ में जाने से पहले ही उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हर एक फूड ग्रेड के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स अभी हमारे नासिक में बहुत सारे ग्रेप्स बनते हैं, so we are storing grapes at 0 degree centigrade throughout the transit। एक मिनट, ग्रेप्स को जब भी हम लोग प्री कूलिंग करते हैं ना, दैट टाइम द टेम्परेचर इज अराउंड -6 डिग्री सेंटीग्रेड। प्री कूलिंग करते हैं, उसके बाद उसको कोल्ड रूम में रखते हैं, दैट इज 0 डिग्री, और ट्रांजिट में भी इसका 0 डिग्री टेम्परेचर आता है। तो till the time it reaches the customer table। तो ग्रेप्स के बारे में क्या होता है, शुरू में जब भी हम लोग ग्रेप्स मतलब खेत से लाते हैं, जो भी पैक हाउस है वहां पे ग्रेप्स पैक करते हैं, पहले उसको -6 डिग्री तक उसको प्री कूलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री कूलिंग ऑफ द ग्रेप्स। उसके बाद -6 का ग्रेप्स निकाल के उसको 0 डिग्री में स्टोर करते हैं। उसके बाद उसको एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर में डालते हैं, वो भी 0 डिग्री ±1 डिग्री पे चलता है। और टिल द टाइम इट रीचेस, मान लो यहाँ से इंग्लैंड गए ग्रेप्स, ओके, अभी नॉर्मली हमने लोकल मार्केट में हम लोग कोई उसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि लोकल मार्केट में हमको 4-5 दिन में वो ग्रेप्स को कंज्यूम करते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट क्वालिटी जो ग्रेप्स है, वो 3 महीने के बाद कस्टमर के टेबल पे जाता है। तो थ्रू आउट द ट्रांजिट उसका टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, एंड दैट इज मेंटेन बाय द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओनली। ओके, तो ये हर एक ऐसा जो फूड प्रोडक्ट है, हर एक का अपनी अपनी साइकिल है। जैसे भी आपने जो क्या बोलते हैं, मछली है जो है, ये जो नॉनवेज का आइटम है, मछली, उसका भी पर्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर है। शुरू में उसको प्लेट फ्रीजर में फ्रीजिंग किया जाता है और उसको वैसे ही ट्रांजिट किया जाता है, और लास्ट में उसको एंड कस्टमर को देने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। तो हर एक फूड ग्रेड जो है, अलग अलग जो भी फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, हर एक का अपना अपना साइकिल है। लाइक पोमेग्रेनेट जो दाड़िंब जो बोलते हैं, उसका भी पर्टिकुलर साइकिल है। नासिक से इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम नासिक, तो उसका भी अलग अलग साइकिल है। वो हिसाब से उसका टेम्परेचर थ्रू आउट द ट्रांजिट मेंटेन किया जाता है। सो में टेम्परेचर मेंटेन करने से क्या होता है, आप वो चीज को ज्यादा देर तक उसका स्टोरेज लाइफ मिलता है आपको। ओके, जो ग्रेप्स है, अगर आपने कूलिंग नहीं किया है तो 5 दिन के अंदर वो ग्रेप्स खराब हो जाते हैं। अपने लोकल मार्केट में जो ग्रेप्स आते हैं उसको कोई ठंडा नहीं करते हैं। ओके, तो क्या होते हैं, 4-5 दिन के बाद उसकी मतलब जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। लेकिन जो एक्सपोर्ट के ग्रेप्स रहते हैं वो 3 महीने क्या 6 महीने तक चलते हैं, यू कैन से।
1.5 महीना तो उसका शिप में ही जाता है, वो जो ग्रेप्स 1.5 महीना शिप में ही रहते हैं, शिप के ट्रांजिट में। उसके बाद फिर जहाँ पे बंदर रहेगा, उसका हार्बर जो भी रहेगा, वहां पे उतरेंगे, वहां से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे वगैरह, वो कस्टम क्लियरेंस होगा। सो ऑल दैट टेक्स मिनिमम 2.5 months टाइम। और उसके बाद फिर उस आपके मतलब जैसे भी मॉल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद कस्टमर खरीदेगा, उसके बाद कस्टमर उसको खाएगा। सो ऑल दिस साइकिल माइट टेक स्पैन ऑफ 4 months और मैक्सिमम 6 months ऑल्सो। तो रेफ्रिजरेटर इसके लिए जरूरी है ताकि अपन प्रोडक्ट को ज्यादातर उसका मतलब यू कैन गेट अ गुड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो मनुके है ना, रेंजिन्स जिसको कहते हैं, वो भी हमारे नासिक से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री में अगर हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो जो ये है तो 1-1.5 साल 2 साल तक हम लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं। मिल्क की बात करें, मिल्क की आपने देखा होगा, अमूल की पैक मिल्क आता है, तो मिल्क भी आपको 6 महीने तक आप उसको कंज्यूम कर पाते हो इफ इट इज प्रॉपरली स्टोर्ड इनटू द रेफ्रिजरेटर। अदरवाइज आपका सादा जो मिल्क है 3-4 दिन में खराब हो जाएगा ऐसा। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग डीप फ्रीजर के बारे में बात किए। और कोई डाउट या क्वेश्चन डीप फ्रीजर के बारे में? यस सर। सर ये अपने जो कोल्ड स्टोर होते हैं सर, वो वो भी डीप फ्रीजर की प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं क्या सर? हाँ हाँ हाँ, वो खाली जो डीप फ्रीजर होटल में रहता है वो छोटा रहता है 400 लीटर का वगैरह, कोल्ड स्टोरेज रहेंगे तो बड़े रहेंगे। ओके, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज किसके लिए है उसके ऊपर उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है। इफ दैट डीप फ्रीजर, दैट पर्टिकुलर कोल्ड स्टोर इज मेड टू स्टोर अ मीट, तो -18 डिग्री पे उसको चलाना पड़ेगा। अगर ये जो अपना ग्रीन पीस रहता है, ग्रीन पीस के लिए अगर आप डीप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो तो वो -4 काफी होता है ग्रीन पीस के लिए। ओके, अभी ग्रीन पीस को -18 में रखोगे तो इट विल बी मिसयूज, अननेसेसरली यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन दिस थिंग ना, इलेक्ट्रिसिटी। जो जिसके लिए जरूरी टेम्परेचर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोल्ड स्टोर पे हम लोग आने वाले थे लेकिन आप आए, तो कोल्ड स्टोर में क्या होता है, आपको आरएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टोर की बात करें तो यही चीज है, वो हम लोग कमर्शियल इस पे डालेंगे तो उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज रूम बोलेंगे। So that will depend how much मटेरियल यू वांट टू स्टोर, और वो क्या टाइप का मटेरियल, इसके ऊपर वो कोल्ड स्टोरेज की लंबाई जो बोलते हैं ना, हाइट विड्थ लेंथ, उसके ऊपर ये करेगी, निर्भर करेगी। ओके, सो कोल्ड स्टोरेज इज नथिंग बट कमर्शियल यूज ऑफ ऑल दीज 3 आइटम्स। ओके, रेफ्रिजरेटर हम लोग घर पे यूज करते हैं, इसके लिए उसको डोमेस्टिक कहते हैं। अगर वही चीज, अगर जो भी आइटम आप रखने वाले हो, अगर आप बड़े रूम में बनाओगे, कमर्शियल स्पेस में रखोगे, तो उसको हम लोग कोल्ड स्टोर करेंगे। ओके, तो जैसे कि अभी कोल्ड स्टोर रूम अगर हम लोग देखते हैं, जो फ्लावर्स हमारे नासिक से गुलाब जाते हैं, रोजेस, they are stored at 4 to 6 degree centigrade and with RH more than 80, क्योंकि इसको लॉन्ग रन में अगर आपको स्टोर करना है तो आपको RH का भी ख्याल रखना है। ग्रेप्स के लिए भी RH जरूरी है, आपको 85% से ज्यादा RH लगती है अगर स्टोर करना है उसको। तो अगर हमने RH मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक फंक्शन है कूलिंग में जो क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका डीह्यूमिडिफिकेशन होता है, तो प्रोडक्ट की जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाएगा और प्रोडक्ट सूखने लगेगा। तो इसके लिए अगर हमने RH मेंटेन किया है वो कोल्ड स्टोरेज में, तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी सही रहेगा। सर एक पूछना था, पूछो। ये अभी हम लोग ऐसे इक्विपमेंट्स में हम लोग कोल्ड स्टोरेज में RH भी मेंटेन करते हैं, मतलब अपना डीह्यूमिडिफिकेशन का भी साइकिल है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, और RH के लिए वाटर स्प्रिंकल भी हो रहा है समझो, तो वो वाटर स्प्रिंकल रूम बंद रूम में हो रहा है और वो रिटर्न एयर में वो वापस आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, रिटर्न एयर में वो वापस आ रहा है, पानी भी कॉइल पे आएगा, तो फिर वो मतलब कॉइल खराब नहीं होता है? लोड बढ़ेगा, बराबर है, खराब नहीं होगा, लोड बढ़ेगा। हेलो, हाँ, खराब नहीं होगा, लोड बढ़ेगा। ओके, लोड बढ़ेगा, ठीक है ना वो। लेकिन बट सी, आपने को
रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कॉस्ट वाइज, जो प्रोडक्ट आपने उसमें रखा है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना? आपको मान लो 10 मेट्रिक टन आपका आइस पड़ा है, सॉरी आइसक्रीम पड़ा है एक आधा कोल्ड रूम में, तो 10 मेट्रिक टन आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी? जो आपके रेफ्रिजरेशन कॉस्ट से 4 गुना होगी। तो आपके लिए आपका मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोल्ड रूम के इक्विपमेंट पे थोड़ा लोड आ जाए। और ये सब बात इसके लिए क्या होता है, जब भी कोल्ड रूम का डिजाइन करना है ना, तो वो टाइम पे आप पैरामीटर क्या देते हो उसके ऊपर वो कोल्ड रूम का लाइफ डिपेंड करता है। ओके। आपने जो भी जैसा भी हीट लोड करते हो तभी आपने वो पूरे पैरामीटर्स अगर जानकारी ली हुई है तो ठीक है। अगर आपने उसकी जानकारी नहीं ली हुई और बाद में क्या होता है, कस्टमर अपने को बताता नहीं, पहले बताएगा वहां पे 4 आदमी है। हमारे जो भी एयर कंडीशनिंग का हम लोग हीट लोड करते हैं ना, जब भी हम लोग को ये मालूम पड़ता है, कस्टमर नहीं 4 आदमी आएंगे, वहां पे 4 आदमी काम करें। बाद में अगर सही में देखने की जाए तो वो रूम में 12 आदमी रहते हैं। कस्टमर उसके तरफ से चेंज कर देते हैं, वही रूम को, नॉर्मल रूम को, केबिन को वो कॉन्फ्रेंस रूम में कन्वर्ट कर देता है और आपने को बताता नहीं, और बाद में चिल्लाता है भैया तुम्हारा कूलिंग नहीं हो रहा है। तो जब भी एज एन इंजीनियर यू शुड नो व्हाट आर द डिजाइन पैरामीटर फॉर दैट पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये जो भी डिजाइन पैरामीटर्स है ये आपको हमेशा स्टोर करके रखना है और कस्टमर को फिर बाद में बताना है, क्योंकि कस्टमर उसके पास क्या चेंज हुआ ना कभी आपको बताएगा नहीं। ओके, और वो ही विल ब्लेम टू यू और यूर सिस्टम या वो कंपनी कि XYZ कंपनी का एसी खराब है, हमारे पास कूलिंग नहीं करता है। लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने बंदे को बताया था 4 आदमी रहेंगे और मेरे केबिन में अभी 15 आदमी बैठे हैं, तो ऑब्वियसली लोड इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक दैट। जो भी कोल्ड स्टोरेज का डिजाइन जब भी किया, जब भी वो बोलेगा मान लो 10 मेट्रिक टन मेरा मटेरियल रहेगा, और बाद में मालूम पड़ता है वो रूम में 18 मेट्रिक टन लोड। हमारा एक लाइव एग्जांपल है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 4 प्री कूलिंग यूनिट जो बनाते हैं, नॉर्मली इट इज मेड फॉर 4 टन ऑफ ग्रेप्स। ओके, ग्रेप्स का प्री-कूलिंग का मेरा खुद का एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। 4 टन के लिए हमने बनाया और बंदे ने 9 टन लोड किया उसमें, और मेरे को चिल्लाता है कि भैया तुम्हारा मशीन काम नहीं कर रहे है। फिर मैंने उसको जाके बताया कि भैया आपके एक बॉक्स में इतना केजी आपके ग्रेप्स है, आपने इतने सारे बॉक्स लगाए हुए हैं, तो ये 4 टन के लिए बनाया हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और आप उसने 9 टन का लोड डाला है, तो इट इज नेचुरली इट विल टेक मोर टाइम टू कूल दैट मच ऑफ द वॉल्यूम। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप इसको 4 टन करो और मेरे सामने लगाओ, 6 घंटे में इसका टेम्परेचर मैं उतार के दिखा दो आपको। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को क्या है ना, ही इज नॉट टेक्निकल फेलो, ही डजंट नो कि मैंने 4 टन के बदले 5 टन डाला तो उधर क्या होगा। वो मतलब ऐसे बहुत बार ऐसा कस्टमर का ऐसा रॉन्ग एप्लीकेशन करते हैं कस्टमर, और हमारे ऊपर फिर चिल्लाते हैं। तो यू शुड नो एज अ रेफ्रिजरेंट इंजीनियर कि हमारे डिजाइन पैरामीटर क्या थे, एंड ऑलवेज स्टिक टू दैट, क्योंकि डिजाइन पैरामीटर के हिसाब से आपने उसको सिस्टम दी हुई है। तो 5-10% इधर उधर लोड हो गया है तो बात अलग है, मशीन चल जाएगी। लेकिन आपने अगर उसके ऊपर 50% लोड बढ़ाया तो दैट refrigeration system, any refrigeration system, any brand refrigeration system will not work over there. तो आपने ये चीज को ध्यान रखना है। तो कोल्ड स्टोर में क्या होगा, अगेन द कोल्ड स्टोर कहाँ पे होगा, वहां पे प्लस टेम्परेचर वाले होंगे, 4 to 3 डिग्री का कोल्ड स्टोर होगा, जहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बताया कोई भी फ्लावर्स हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है। अगर हम लोग को आइसक्रीम रखना है तो नॉर्मली वी हैव टू गो एट -18 डिग्री। तो -18 डिग्री का अगर कोल्ड स्टोर रहेगा तो उसमें भी डिफ्रॉस्ट साइकिल रहेगा, और वहां पे इलेक्ट्रिक हीटर रहेगा। हो सकता है गैस डिफ्रॉस्ट भी साइकिल होगा और इलेक्ट्रिक, क्योंकि क्या होगा कि -18 अगर हम लोग रूम टेम्परेचर ले रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रहेगा इनसाइड द कॉइल, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन -23 डिग्री सेंटीग्रेड। Ice is bound to come on the evaporator coil. So after a certain interval, that ice has to be removed by hitting that particular coil. So that heating can be achieved through the defrost heater also, or it can be achieved through the hot gas bypass also. Hot gas bypass कैसे करते हैं मालूम है?
Hello. Sir. Yes, sir. No, Instead sir. of going the gas to the condenser, it will go to the evaporator. There will be a solenoid valve installed over there. तो वो क्या करेगा, जो भी कंडेंसर में गैस जाने के बजाय या तो 50% हॉट गैस वो डायरेक्ट इवापोरेटर में डाल देगा और 50% गैस कंडेंसर में जाएगा, ताकि क्या है, नेचुरल वे से उसका जो भी अगर कॉइल के अंदर गैस निकल गया है तो जो भी आइस है वो पिघलने लगेगा, इवापोरेटर कॉइल के ऊपर जो भी आइस है वो पिघलने लगेगा. सो मे बी दिस साइकिल अगेन विल टेक मे बी 30 मिनट्स का साइकिल रहेगा, 45 मिनट्स का रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर. और वो पूरा आइस पिघल जाएगा और फिर नया से अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम चालू होगा नॉर्मल तरीके में. और कोल्ड स्टोरेज रूम के बारे में क्या जानना है आपको? अगेन कोल्ड स्टोरेज का जो रूम डोर रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका गैस्केट भी इंपॉर्टेंट है. अभी तो सब कोल्ड स्टोरेज में दे आर यूजिंग ऑल दिस पफ पैनल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, बराबर है. पहले जमाने में क्या करते थे, पूरा सिविल का कंस्ट्रक्शन करते थे और उसको थर्माकोल का इंसुलेशन करते थे या पफ स्लैब का इंसुलेशन करते थे, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता था. तो अभी आजकल क्या होता है कि दे आर यूजिंग पफ पैनल्स. तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट कैन बी इमीडिएटली एक दिन में आप कोल्ड स्टोरेज को खड़ा कर सकते हो, क्योंकि पफ पैनल का जो असेंबली है या इंस्टॉलेशन है, इट विल रिक्वायर वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू द नॉर्मल सिविल वॉल मेकिंग एंड देन डूइंग द इंसुलेशन ऑफ सिविल वॉल. ओके, पफ पैनल मिलते हैं, इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, इट कैन बी इजीली फिटेड. तो उससे कोल्ड स्टोरेज तैयार कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको कल वो कोल्ड स्टोरेज को शिप करना है तो यू कैन इजीली डिसमेंटल दोस पफ पैनल्स एंड यू कैन शिप देम टू द अनदर साइड एंड अगेन रीइंस्टॉल देम. तो वो एडवांटेज है. इसके लिए अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, सो यू शुड ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू गो फॉर अ पफ पैनल्स. ठीक है, और क्या जानकारी चाहिए आपको, बताइए. और कोई डाउट्स है तो? सर, जो वेजिटेबल्स रहते हैं कोल्ड स्टोरेज में, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का इनसाइड टेम्परेचर और इवेपोरेटर कॉइल का टेम्परेचर क्या रहता है? वेजिटेबल के लिए, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है तो उसके लिए 4 to 6 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए. ओके. और जो रूम टेम्परेचर है उससे करीबन -6 डिग्री उसका इवापोरेशन टेम्परेचर जाना चाहिए. ओके. मतलब अगर आप +4 ले रहे हो तो आपका इवापोरेटर का टेम्परेचर -2 होना चाहिए. ओके. सो आपको ये सब चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली मेक इट आउट. अगर मेरा 404 गैस यूज हो रहा है, मोटा अगर आप देखोगे, 404 गैस का -2 डिग्री पे प्रेशर कितना है, so that should be the pressure of that particular refrigeration system. बराबर है. अगर -18 के लिए अगर मेरा यूनिट चल रहा है तो -23 -24 आपका ये रहेगा, इवापोरेशन रहेगा. -24 डिग्री सेंटीग्रेड को R404 का जो प्रेशर रहेगा वो सिस्टम का सक्शन प्रेशर रहेगा. ओके. सिंपली. तो यू शुड नो दिस. यू शुड नॉट वर्क लाइक अ टेक्नीशियन कि भैया हाँ याद रखना है इतना प्रेशर आना चाहिए. तो कितना आना चाहिए, यू शुड नो एज अ डॉक्टर. यू शुड नो कि किस सिस्टम में क्या टेम्परेचर है, और अगर वो टेम्परेचर है तो उसके लिए मेरे को प्रेशर क्या रखना है. तो दैट यू कैन इजीली मेक इट आउट फ्रॉम प्रेशर टेम्परेचर चार्ट. और कोई डाउट आप पूछे, जो भी डाउट पूछिए, ताकि अगर कुछ रह गए तो इट कैन बी क्लेरिफाइड. बोलिए. सर, एक डाऊट होता. आपण ऑन रोड ते कंटेनर बघतो सर, रेफ्रिजरेटेड, ते ड्रायव्हर सीटच्या वर असतं नाही का, म्हणजे गोवर्धन ते कंटेनरला असतं, अमूलच्या असतं. त्याचं ते कंटेनर मध्ये टेम्परेचर काय ठेवतात? त्याचं टेम्परेचर त्यामध्ये काय कॅरी करतात त्यावर आहे. सपोज जर त्यामध्ये द्राक्ष कॅरी करत असेल तर ते 0 डिग्री सेंटीग्रेडला चालेल. ते कंटेनरचं टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन करेल. जर ते औषधं नेत असेल, औषधाचं टेम्परेचर सुद्धा 2 ते 6 डिग्री मेंटेन करावं लागतं. लिक्विड काही असेल औषध समजा, तर त्यामध्ये औषध जर ठेवणार असेल तर ते 2 ते 6 डिग्री लागेल. जर त्यामध्ये जर मांस, म्हणजे ये जो भी चिकन वगैरह जे बकरे का ये रहता है, मीट रहता है, इफ दे आर कैरिंग, तो उसका टेम्परेचर करीबन -18 के आसपास रहेगा. तो वो ट्रक में क्या लेके जा रहा है उसके ऊपर वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा. नॉर्मली उनका क्या रहता है, अलग अलग टेम्परेचर रेंज रहता है. एक ही सिस्टम रहता है एंड दे कैन सेट डिफरेंट टेम्परेचर.
अगर -18 के लिए उन्होंने बनाया, ओके, तो उसमें वो आइसक्रीम लेके जाएगा, लेकिन अगली बार अगर उसको मेडिसिन लेना है तो वो थर्मोस्टेट के ऊपर +2 का सेटिंग करेगा और उसमें से मेडिसिन लेके जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? यस सर। हाँ, क्लियर। वो क्या करेगा, लोएस्ट टेम्परेचर के लिए सिस्टम को बना के रखेगा और फिर प्लस टेम्परेचर कभी भी कर सकता है वो, ऐसा। उसमें क्या होगा, उसमें फिर क्या होगा, जो भी बड़े कंटेनर रहते हैं उसमें अलग से इंजन लगता है और वो इंजन के ऊपर आपका वो कंप्रेसर चलता है, या वो इंजन जनरेट करेगा पावर और उसको चलाएगा, या डायरेक्ट कंप्रेसर को कपल करेगा। जैसे हमारे कार एसी में क्या होता है, आपने देखा होगा ना, डायरेक्ट इंजन के ऊपर वो अपना कंप्रेसर चलता है। हेलो? कार Yes, एयर sir. कंडीशनर देखा हुआ है ना आपने? तो कार एयर कंडीशनर में क्या होता है, जो आपका मेन जो इंजन रहता है मोटर का, कार का जो इंजन रहता है, उसके ऊपर अपना एयर कंडीशनिंग का कंप्रेसर कपल किया हुआ रहता है, बेल्ट ड्राइव रहता है उसमें। ठीक है, और कोई डाउट? हेलो, और कोई डाउट? आज हमने क्या क्या देखा? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर देखा, बॉटल कूलर देखा, डीप फ्रीजर देखा और कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी ली। ओके, कोल्ड स्टोरेज इज नथिंग बट ऑल दिस, ये 3 ऊपर के जो चीज हमने स्टडी की है उसका कमर्शियल यूज बोले तो कोल्ड स्टोरेज। ओके, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग को पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर आरएच देना पड़ता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ये आरएच, देयर इज नो इक्विपमेंट यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ आरएच इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोलो, डीप फ्रीजर बोलो या बॉटल कूलर। लेकिन बड़े बड़े पैमाने में जब भी हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं, सो यू रिक्वायर टू कीप पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर आरएच। अगर वो टेम्परेचर पे आपने उसको रखा नहीं तो देयर आर चांसेस दैट पूरा आपका जो भी मटेरियल है कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है वो खराब हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू कीप क्लोज वॉच ऑन द टेम्परेचर। ये जो भी एक्सपोर्ट कंटेनर जाते हैं ना, तो दे आर हैविंग अ थर्मोग्राफ, सो पूरा ट्रांजिट में क्या क्या टेम्परेचर था ये आपको एक्सटर्नली पता चलता है, या दे आर कीपिंग सम इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इक्विपमेंट इनसाइड द प्रोडक्ट, जो भी पैकेज रहता है उसके अंदर रहते। तो अगर उसको आपने मतलब ऐसा पेन ड्राइव जैसा डेटा वो मेंटेन करता है, आपने वो पोर्ट पे पहुंचने के बाद अगर उसको पेन ड्राइव को अगर कंप्यूटर को लगाया, लैपटॉप को, so you will get on what particular day what was the temperature at particular time, पूरा डेटा कलेक्शन उनका रहता है। तो जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर में मतलब कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज में जो भी टेम्परेचर रखते हैं तो उसका थ्रू आउट टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी लाइट गया तो 8 घंटे में मेरा वो टेम्परेचर बढ़ गया, प्लस टेम्परेचर हो गया और फिर जाके वो माइनस मेंटेन करेगा तो आपका वो फूड प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको cold storage, obviously you will have to incur more cost for keeping the goods in the cold storage. अभी नॉर्मली हमारे मतलब जो बड़े कोल्ड स्टोरेज रहते हैं दे आर गिविंग ऑन अ रेंट, तो पर्टिकुलर रेंट रहता है उनका पर डे का, पर केजी का रेंट रहता है उनका। तो वो हिसाब से वो लोग देयर आर सम पीपल हु आर गिविंग कोल्ड स्टोरेजेस ऑन अ रेंट ऑल्सो। अभी कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, अभी अगर अमोनिया नॉर्मली दे आर यूजिंग, ओके, क्योंकि अमोनिया सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट भी है और अमोनिया से कोल्ड स्टोरेज बनाना ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बहुत कम लगता है। इफ दे आर मेकिंग विद द फ्रीऑन और इको फ्रेंडली गैसेस लाइक 404 तो थोड़ा वो महंगा पड़ सकता है, लेकिन फ्रीऑन से या 404 से बनाया कोल्ड स्टोरेज तो हेल्दी कंडीशन रहते हैं। क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, अमोनिया का जो स्मेल है, ऑडोर जो है वो बहुत खतरनाक रहते हैं। आदमी मतलब उसको चक्कर आ सकती है या उसको बहुत इरिटेटिंग होता है अगर लीक हो गया अमोनिया तो। और अमोनिया, ताकि अमोनिया मेरा मतलब पर्सनली है, आई एम जस्ट कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि अमोनिया 40 रुपए किलो से मिलता है तो अमोनिया लीक हुआ तो नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट द लीकेज ऑफ अमोनिया। और हमारा 404 गैस जो हम लोग लेते हैं इट इज कॉस्टिंग मोर देन 500 रुपीज फॉर केजी। सो वी आर टेकिंग एवरी एफर्ट्स टू सी दैट नो 404 gas is leaking from the cold storage plant room.
तो अगर ऑल टुगेदर इफ यू पुट ऑल टुगेदर इट विल बी सेम। आपने 404 का यूज किया, सिस्टम यूज किया, तो उसमें कोई गैस लीक नहीं होगा। अमोनिया का सिस्टम यूज किया तो ऑलवेज देयर विल बी सम लीकेज इन अमोनिया प्लांट रूम। और अमोनिया प्लांट रूम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यू हैव टू एवरीडे रिमूव द ऑयल फ्रॉम द सिस्टम। तो ऑयल निकालने जाओ तो उसके साथ थोड़ा गैस भी निकल जाएगा। तो ये सब मतलब अमोनिया के डिसएडवांटेजेस है क्या। लेकिन जब भी बड़ा कोल्ड स्टोरेज रहता है, अगर एनर्जी का हम लोग ये करें, एनर्जी के ऊपर गौर करें, तो अमोनिया कोल्ड स्टोरेज आर दे रिक्वायर द लेस एनर्जी, बट देर आर एट डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो वो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिलेक्ट करे या किस टाइप का रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करे ऐसा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज रुकते हैं। और कोई ये 4 पॉइंट के बारे में कोई डाउट है तो पूछिए, आई कैन इमीडिएटली रिप्लाई यू। हेलो, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक आहे सुबोध, थांबू का, कसं काय, झालं ना वेळ? ठीक आहे, मग बाकी बघा ब्रेक वगैरे काय, बाकी सगळे पेपर्स दिले काय सगळ्यांनी? कोणी दिलं नाही असं आहे का? का बरं? कोणाचा आलाय कोणाचा नाही आलाय? का बरं वेळ नाही मिळाला का? अजय जी क्या हो गया? हॅलो, ऍक्च्युली हा सर, ऍक्च्युली वेळेचा थोडासा इश्यू झाला. पण मग